Hello everyone, welcome back to another episode of Metamorphic Petrology. In last video, we have discussed the basic thing about triangular plots. So these are the example of triangular plots: ACF, AKF, AKFM. Okay, as you see, this is 4-component plot. Okay, basically these are the graphic description of composition and mineral assemblages. Okay, in last video also we have discussed there are 13 major elements which is expressed as oxide in most, not all, in metamorphic rocks. Okay, so these are the 13 major elements. देखो, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में भी बात की थी कि ये तो 13 मेजर एलिमेंट है, इनको फर्दर रिड्यूस किया जाता है फॉर इजी ग्राफिक डिस्क्रिप्शन ऑफ कंपोजिशन एंड मिनरल एसेम्बलेजेस, क्योंकि जितना कंपोनेंट कम होंगे उतना इजीली हम इसको रिप्रेजेंट कर पाएंगे ऑन ट्रायंगुलर प्लॉट्स। इसके लिए इसके नंबर को रिड्यूस किया जाता है। ओके, देखो फॉर एग्जांपल जैसे कि सिंपल एक प्योर क्वार्ट्ज होगा तो उसका कंपोजिशन क्या होगा, सिर्फ SiO2 होगा। ओके, तो उसको रिप्रेजेंट करना कितना आसान होगा अगर हम इस ट्रायंगुलर पे प्लॉट करना हो हमें। तो अभी समझ लो कि ये ACF नहीं है, किसी भी ट्रायंगुलर एरिया में प्लॉट करना हो तो कहीं वो एक ही पॉइंट को बताएगा और ईजिली हम उसको प्लॉट कर सकते हैं। ओके, सिमिलरली अगर कैल्साइट की बात करें तो उसमें क्या होता है, CaO एंड CO2 होता है। तो दो एलिमेंट होते हैं, दो कंपोनेंट होते हैं, उसको हम उतने ईजिली प्लॉट कर सकते हैं। बट इन रियलिटी क्या होता है, चाहे वो मेटामॉर्फिक रॉक हो या फिर इग्नियस रॉक हो, जैसे कि सेल है, बेसाल्ट है, सिलिसियस, डोलोमाइट्स हैं, ग्रेनाइट है, और कोई भी रॉक ले लो, तो वो उतने सिंपल नहीं होते, उसमें बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि 13 मेजर एलिमेंट्स जो हैं उसको सेलेक्ट किया गया और फिर उसको फर्दर रिड्यूस किया गया है फॉर प्लॉटिंग इन 3 कंपोनेंट सिस्टम, राइट। तो अब उसको कैसे हम रिड्यूस करते हैं, उसके लिए क्या क्या रूल है वो अभी हम देखते हैं। देयर आर बेसिकली 4 रूल जिसके बेसिस पे हम इन 13 कंपोनेंट को रिड्यूस करते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे डिटेल यहाँ पे लिखा हुआ है, जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। बाकी आप वीडियो को पॉज करके एक बार रीड आउट कर सकते हो या फिर अपने नोट्स में इसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, राइट। तो फर्स्ट इज इग्नोर सब कंपोनेंट्स। तो जो कुछ कंपोनेंट हैं जिसको कि हम इग्नोर कर सकते हैं वो कौन से होते हैं, जो स्मॉल अमाउंट में अकर करते हैं। एंड वी कैन ऑल्सो इग्नोर इफ द कंपोनेंट इज इन मोबाइल फेज, वेरी मोबाइल फेज। ओके, लाइक H2O एंड CO2। तो इन दोनों को हम इग्नोर कर सकते हैं। इसके अलावा एक और तरीका है जिसके बेसिस पे हम इग्नोर करते हैं, दैट इज द कंपोनेंट विच अकरेंस वाज ऑलवेज विद इन द पर्टिकुलर फेज। अगर कोई पर्टिकुलर फेज में ही हमेशा अकर करता है तो उसको भी हम इग्नोर कर सकते हैं। लाइक Na2 जो है इट इज़ ऑलवेज फाउंड इन अल्बाइट। ओके, सिमिलरली K2O जो है इट इज़ ऑलवेज फाउंड इन पोटेशिक फेल्सफार। ओके, तो इन सब एलिमेंट को हम इग्नोर कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या क्या देखा, H2O को इग्नोर कर सकते हैं, CO2 को इग्नोर कर सकते हैं, Na2O को इग्नोर कर सकते हैं, K2O को इग्नोर कर सकते हैं। तो यहाँ से 4 एलिमेंट, 4 कंपोनेंट ऐसे हैं जिसको कि हम इग्नोर कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट इज कंबाइंड सब कंपोनेंट। तो पहले तो हमने इग्नोर किया, फिर क्या है, कुछ कंपोनेंट को हम कंबाइंड कर सकते हैं। तो कंबाइंड किसको कर सकते हैं, विच आर फ्रीली सब्सटीट्यूट फॉर वन अनदर। जो एक दूसरे को आराम से सब्सटीट्यूट कर सकते हैं उसको हम कंबाइन कर सकते हैं, लाइक MgFeMn। तो Mg2+ होता है, Fe2+ होता है और Mn2+ होता है। तो इस वजह से ये ईजिली जो है सब्सटीट्यूट कर सकते हैं एक दूसरे को। तो यहाँ से एक पॉइंट ये है। एंड थर्ड इज लिमिट द रेंज ऑफ कंपोजिशन दैट द डायग्राम वुड अप्लाई टू। ओके, एंड फोर्थ इज यूज़ द प्रोजेक्शन। तो ये दो जो हैं ये हम आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे तो ये बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो अभी इसको हम रहने देते हैं, बाकी आप रीड आउट कर सकते हो। ओके, क्योंकि इसको जब हम एग्जांपल के साथ देखेंगे ना तो ये आपको पॉइंट ज़्यादा क्लियर होगा, राइट। क्योंकि आज के वीडियो में हम ACF को डील करने वाले हैं तो उसके लिए ये दो जो है फर्स्ट और सेकेंड इम्पॉर्टेंट है। तो अभी हम इस पर फोकस करते हैं। अभी देखो यहाँ से क्या था, हमारे पास 13 मेजर एलिमेंट थे, राइट। उसमें से हमने 4 को इग्नोर किया। कौन कौन से थे वो 4, H2O जो मोबाइल फेज में, CO2 मोबाइल फेज में, एंड K2O और Na2O
जो कि पर्टिकुलर एक ही फेज़ में एल्बाइट और पोटेशिक फेल्डस्पाथ के साथ मिलते हैं, तो उसको इग्नोर किया। तो अब 13 थे, तो अब कितने बच गए हमारे पास? 9। तो कल वाले वीडियो में जो हमने बात की थी कि 9 मेजर एलिमेंट होते हैं या कंपोनेंट होते हैं, वो इसलिए 9 और 10 बोला था मैंने, राइट। तो फर्स्ट केमोग्राफिक और कंपोजिशनल डायग्राम इज ACF डायग्राम विच इज़ गिवन बाय द एस्कोला इन 1915। ओके, आप ये याद रखेंगे, एस्कोला के द्वारा दिया गया था 1915 में। ओके, बाकी डिटेल्स अगेन आप रीड आउट कर सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अभी देखो, टू प्लॉट ACF डायग्राम द केमिकल एनालिसिस ऑफ रॉक इज फर्स्ट recalculated to molar proportional by dividing the molecular weight of each oxide constituent by the molecular weight of that oxide. Okay, अब नॉर्मली क्या होता है कि ACF में A देखो क्या होता है Al2O3, C is CaO and F is FeO plus MgO. ओके, अभी देखो ये Al2O3 कहाँ से आता है? अच्छा, इससे पहले मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ आपको। आप लोगों ने इग्नियस पेट्रोलॉजी के प्रैक्टिकल में एक प्रैक्टिकल किया होगा, CIPW नॉर्म कैलकुलेशन। आई होप आप सब ने किया होगा। अगर नहीं किया होगा तो जब भी ये हो तो इसको काफ़ी अच्छे से करना आप, क्योंकि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और अगर ये वाला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो कि इसको कैसे करते हैं ना, तो काफ़ी कुछ चीज़ें समझने में आसान होती है। मैं बताता हूँ कि ये बेसिकली होता क्या है। मैं 2-3 एग्जांपल लेके आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। देखो, इसमें बेसिकली क्या होता है कि आपको बहुत सारे एलिमेंट दिए होते हैं, जैसे कि ये 13 एलिमेंट है ना, तो इसका क्या होगा, कुछ कुछ परसेंटेज दिए होंगे या अमाउंट दिया होगा कि कितने अमाउंट में है। अगर नंबर मान लो कि अगर 30 है तो ऐसा ही बोला गया आपको 10 है, Al2O 8 है, DiO2 3 है। तो इस तरह से मतलब इसका प्रोपोर्शन दिया होता है, ठीक है। अब क्या होता है कि ACIPW नॉर्म में एक इसका रूल है कि कौन सा मिनरल पहले बनेगा और कौन सा बाद में बनेगा। तो एक सीक्वेंस होता है इसका। तो जैसे कि सबसे पहले क्या बनता है, इसमें एपेटाइट बनता है, राइट। उसके बाद इल्मेनाइट बनता है, फिर प्रोविजनल टाइटेनाइट बनता है। इसी तरह फर्दर और भी सारे मिनरल्स बनते हैं। तो इसमें क्या होता है बेसिकली, जैसे कि अब एपेटाइट बनेगा ना, तो अब एपेटाइट कैसे बनेगा कि इसमें जो भी आपका एलिमेंट दिए होंगे उसमें P2O5 जितना भी होता है ना, उसका 3.3 टाइम्स CaO को दिया जाता है, ठीक है। मतलब एक बार मैं फिर से समझा रहा हूँ कि यहाँ पे आपको P2O5 का भी कुछ प्रोपोर्शन दिया होगा, राइट, और CaO का भी दिया होगा। तो ऑफकोर्स HeO का जो है वो परसेंटेज ज़्यादा होगा, ठीक है। तो P2O5 जितना भी होगा, मान लो कि P2O5 3 है, तो इसका 3.3 जितना भी होगा ये कितना हो जाएगा, 9.9। तो इतना अमाउंट आपको CaO को अलॉट करना होगा, किसके लिए, एपेटाइट के लिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ से P2O5 प्लस 3.3 CaO। जब ये इतना इसको अलॉट करोगे आप, तो ये फिर एपेटाइट फॉर्म करेगा। तो इतना 3.3 CaO तो आपने एपेटाइट को दे दिया। तो अब यहाँ पे आपको CaO कितना बचा, 9 माइनस 3.3, तो ये 5.7। तो ये अमाउंट जो बचा ये आप कैरी फॉरवर्ड करोगे। अगर फिर कोई मिनरल बनेगा जिसमें कि CaO आएगा, और रूल के अकॉर्डिंग उसको जितना देना होगा देंगे, और फिर ये कैरी फॉरवर्ड होता जाएगा। सिमिलरली ये SiO2 के साथ भी होता है ना। जिस सीक्वेंस में जो ये जो सीक्वेंस दिया होता है, बहुत सारे मिनरल बनते हैं इसमें, तो जो भी इसका सीक्वेंस होता है, जहाँ जहाँ SiO2 चाहिए होता है उसका वो रूल दिया हुआ है, तो उतना प्रोपोर्शन देते जाते हैं। जो एक्सेस बचता है, जो लास्ट में जितना SiO2 आपके पास बचेगा ना, उतना ही वो क्वार्ट्ज बनाता है, ठीक है। तो यहाँ जो एक्सेस जो बनता है हम उसको कैरी फॉरवर्ड करते जाते हैं। तो इस केस में हमारा CaO को कर रहे हैं। फिर जब इल्मेनाइट इसी तरह बनेगा, इल्मेनाइट में क्या होता है कि इसमें जितना अमाउंट TiO2 का होता है ना, उतना ही अमाउंट इसको FeO का भी देते हैं। फिर जो FeO बच जाएगा उसको हम कैरी फॉरवर्ड करते जाएंगे। तो ये एक बहुत ही अच्छा रूल है। अगर इसको आपने समझा होगा
तो काफ़ी चीज़ें आसान हो जाएंगी। सिमिलरली इसी तरह से जब Al2O3 की बात आती है, जब ऑर्थोक्लेज बनता है, प्रोविजनल ऑर्थोक्लेज बनता है, तो उसमें भी K2O जितना होता है ना उतना इसको Al2O3 देते हैं। अब अल्वाइड के केस में क्या होता है, Na2O जितना होता है उतना ही इसको Al2O3 देते हैं। तो यहाँ से K फेल्सफार बनता है, यहाँ से एल्वाइड बनता है। तो ये बेसिक रूल्स हैं। ओके, आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। अब जो इंटरेस्टेड है आप जाके गूगल भी कर सकते हो, सर्च कर सकते हो, उसका रूल पढ़ सकते हो। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की। राइट, अभी देखो, अभी हम क्या बात कर रहे थे कि A क्या होता है, Al2O3 होता है। तो ठीक है, अब सिमिलरली वही उसी रूल पे आते हैं Al2O3। तो ये जो एक्सेस Al2O3 होता है ना वो यहाँ पे प्लॉट करते हैं। ठीक है, सिमिलरली CaO जो एक्सेस होता है वो प्लॉट करते हैं। FeO प्लस MgO जो एक्सेस होगा लास्ट में बचा होगा वो प्लॉट करते हैं कि इससे पहले जो मिनरल इसमें बनना होता है वो बन जाता है, उसको सब्सट्रैक्ट कर देते हैं इसमें से। ठीक है, अभी देखो, तो फाइनली जब आप देखोगे तो ये आपका फॉर्मूला होता है लिखा हुआ A इज इक्वल टू Al2O3 प्लस Fe2O3 माइनस Na2O प्लस K2O। तो देखो सबसे पहले ये Fe2O3 कहाँ से आया, तो देखो Al 3+ होता है, Fe 3+ होता है, तो ये एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो इसलिए ये वाला Fe2O3 यहाँ पे आया। उसके बाद देखो ये जो Al2O3 होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, जब ये एल्वाइड फॉर्म करेगा ना तो इतना ही अमाउंट इसको Al2O3 चाहिए होता है। तो बेसिकली हम Na2O को माइनस नहीं कर रहे हैं, ये Al2O3 को माइनस कर रहे हैं। समझ में आया कि Al2O3 को यहाँ से माइनस कर रहे हैं। सिमिलरली K2O जो पोटेशिक फेल्सपार होता है उसको बनने के लिए इतना अमाउंट ऑफ Al2O3 होता है, तो इसलिए इसको यहाँ पे K2O लिखा गया है। समझ में आया, जो एल्वाइड और पोटेशिक फेल्सपार का जितना Al2O3 होगा इसमें से माइनस कर देंगे, तो इसलिए ये फॉर्मूला में ऐसा लिखा होता है। सिमिलरली अब देखो Ca में क्या होता है, CaO। तो अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि एपेटाइट फॉर्म होता है ना, जो एपेटाइट फॉर्म होने के बाद जो एक्सेस CO बचता है वही C में प्लॉट होता है। तो एपेटाइट फॉर्म होने के लिए कितना चाहिए होता है, P2O5 का 3.3 प्रोपोर्शन जो होगा P2O5 का उतना CO चाहिए होगा एपेटाइट बनने के लिए। तो उसके बाद जो बचेगा CO वही प्लॉट होगा। सिमिलरली FeO, F में क्या है, FeO MgO MnO। तो ये एक दूसरे को +2 वाले हैं, +2 वाले, +2 वाले, तो एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो इनको एक साथ रखा गया है। तो यहाँ से देखा आपने कि 3 कंपोनेंट आपके हो गए। इसके अलावा, इस फॉर्मूला के अलावा एक चीज़ और कंसिडर की जाती है कि वी विल एज्यूम दैट ऑल मिनरल assemblies plotted may also contain alkali feldspar and quartz and apatite। तो इसलिए आप देखोगे जब भी ट्रायंगुलर डायग्राम ACF का देखोगे आप, ACF, तो यहाँ पे आपको प्लस क्वार्ट्ज एंड प्लस के फेल्सपार आपको लिखे होते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी एग्ज्यूम कर लिया गया होता है कि यहाँ पे क्वार्ट्ज और के फेल्सपार होते ही होते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा ये फॉर्मूला कहाँ से आया। तो अब तो ACF हमने निकाल लिया, बट इसको क्या होता है, नॉर्मलाइज किया जाता है। ठीक है, क्योंकि अलग अलग प्रोपोर्शन में होते हैं तो इसको नॉर्मलाइज किया जाता है। नॉर्मलाइज कैसे करते हैं कि ACF एक T वैल्यू होती है, इसमें क्या होता है A + C + F। ओके, अब यहाँ से ये स्मॉल a जो है ना, अब हम निकालेंगे कैपिटल A, है ना। कैपिटल A क्या होगा, स्मॉल a बाय टोटल। आपको याद है स्टार्टिंग में जो लिखा गया था कि रिकैलकुलेट करते हैं मॉलिक्यूलर प्रोपोर्शनल को, तो इसी तरह से ये रिकैलकुलेट करते हैं हम कि A का क्या होगा, A/T। सिमिलरली C इज इक्वल टू C/T एंड F इज इक्वल टू F/T। तो यहाँ से जो परसेंटेज आएगा इसको परसेंटेज में डिनोट करते हैं हम, तो 100 से मल्टीप्लाई भी हो जाएगा सब में, राइट। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर ACF के लिए, राइट। तो यहाँ से ये तीनों आ जाएगा, फिर इसको हम ट्रायंगुलर डायग्राम में प्लॉट करते हैं। चलो कुछ एग्जांपल लेके देखते हैं। सबसे सिंपल एग्जांपल लेते हैं हम हैपर्स्टीन का। हैपर्स्टीन का फॉर्मूला होता है MgFeSiO3। तो अभी देखो यहाँ पे क्या है, आपका A क्या है,
दैट इज 0, क्योंकि ना तो Al2O है, ना Fe2O3 है, ना Na2O प्लस K2O, कुछ भी नहीं है। तो ये यहाँ से क्या आ गया, 0 आ गया। और C की वैल्यू क्या है, यहाँ पे CaO भी नहीं है तो ये भी 0 है। और F की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे देखो, इसको MgO एंड FeO भी लिख सकते हो। और ये दोनों कितना है, 1 ही है ना, 1 यूनिट है। तो FeO कितना हो गया आपको, 1 हो गया। और यहाँ पे क्या बच गया फिर आपका SiO2, 1O तो आपने इसको दे दिया, ठीक है। तो क्वार्ट्ज प्लस FeO प्लस MgO है हाइपोस्टीन में। तो इस तरह से ये आया। तो अब यहाँ ABC आप यहाँ से निकाल लो, तो स्टिल ये 0 रहेगा, ये 0 रहेगा और ये 1 हो जाएगा। तो अब जब आप इसको प्लॉट करोगे इस ट्रायंगल डायग्राम पे, सपोज दिस इज ACF है ना, तो ये किस C पे 1 है, सॉरी दिस इज F, दिस इज सॉरी नॉट दिस इज AB, दिस इज AC एंड F। ABCD याद करने की आदत है ना, तो वही लिख दिया, सॉरी फॉर दैट। ओके, तो ये F इज़ 1, तो ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे आपका क्या होगा, हाइपरस्टीन होगा, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम, ट्रिमोलाइट। ट्रिमोलाइट फार्मूला इज Ca2MgFe5Si8O22OH। तो Ca कितना है, Ca2 है। तो हम लेते क्या है, CaO, तो 2 इधर है, 2 CaO तो यहाँ लगा दिया हमने, ठीक है। MgFe5 है, ठीक है। तो MgO FeO ये कितना यूनिट है, 5 है, ठीक है। इसके बाद फिर आपका बचा क्या, अब यहाँ से बच जाएगा 8 क्वार्ट्ज बच जाएगा और H2O बच जाएगा, ठीक है। तो अभी देखो, अब यहाँ पे क्या हो गया आपका, अगेन A जो देखो, A क्या है आपका, A यहाँ भी 0 है। और C कितना होगा, C 2 यूनिट है तो 2 हो गया। एंड F कितना हो गया आपका, F जो है 5 यूनिट है तो 5 हो गया। तो अब यहाँ से ACF का परसेंटेज निकाल लो आप। अब तो ये T कितना हो गया, 7 हो गया, तो 0/7 एंड C इज 2/7 एंड F इज 5/7। तो आप परसेंटेज निकाल लोगे, तो ऑलरेडी यहाँ परसेंटेज कैलकुलेट किया होगा। अगेन आप इसको जब इस ट्रायंगुलर पर प्लॉट करोगे तो A C एंड F, देखो वीडियो मेरा थोड़ा लंबा हो जाता है, बट मैं चाहता हूँ जिसको बिल्कुल भी समझ में नहीं आता ना, वो भी मेरे वीडियो से समझ जाए। तो इसलिए थोड़ा मैं बहुत बेसिक चीज़ों के लिए को बताते हुए आगे बढ़ता हूँ। ओके, तो अभी देखो इसको प्लॉट कैसे करते हैं। जब A है तो A यहाँ क्या होगा, 100 है ना, तो ये 10 डिवीज़न होता है ना। तो A जब इधर की तरफ बढ़ेगा तो A यहाँ क्या होगा, इस एक्सिस पे A इज़ 0। सिमिलरली जब C को प्लॉट करेंगे तो इस डायरेक्शन में प्लॉट करेंगे, F को जब प्लॉट करेंगे तो F इस डायरेक्शन में प्लॉट करेंगे, ठीक है। अब इस केस में क्या था, हमारा A क्या था, 0 है, A 0 है, तो A 0 कहाँ पे होगा, इस एक्सिस पे A 0 होगा, मतलब जो हमारा मिनरल है यहीं पे इसी एक्सिस पे होना है। और C कितना है, 28.57, 30 मान लो। तो C यहाँ पे 100 है तो इस तरफ 30 होगा कहीं, तो मान लो 30, यहाँ 90 80, यहाँ 30 है, ठीक है। और F क्या है, 71 है तो 70 इस तरफ होगा। तो यहाँ पे आपका कहीं पे मिनरल आएगा। ट्रिमोलाइट और एक्टिनोलाइट जो होता है ये यहाँ पे आता है, राइट। तो इस तरह से इस किसी भी मिनरल को आप प्लॉट कर सकते हो। तो ये तो थे सारे बेसिक मिनरल्स। अब एक कॉम्प्लेक्स मिनरल लेके देखते हैं, दैट इज़ क्लोराइड। जब आप क्लोराइड को प्लॉट करोगे ना, सबसे पहले तो क्लोराइड का फॉर्मूला जो होता है ना काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। वो आप देखोगे बुक में तो अलग अलग तरीके से लिखा होता है। तो जब आप एक उसका रेंज होता है, क्लोराइड के फॉर्मूले का रेंज होता है, वो क्या होता है, दैट इज MgAl AlSi Si3O10 OH का ओलेट। यहाँ से अप टू ये होता है MgFe4 Al2Si2O10 OH का ओलेट। ये इसका कंपोजिशन का रेंज होता है। तो आप किस कंपोजिशन को ले रहे हो उसके बेसिस पे उस आपको
प्लॉट कर सकते हो आप ट्रायंगुलर डायग्राम पे। तो यहाँ पे जो होता है एफ़ की वैल्यू जो होती है वो 90 to 65% तक वेरी करती है, एंड ए की जो वैल्यू होती है वो 10 to 35 तक। इसलिए जब आप देखोगे कि जो ये क्लोराइड को जब प्लॉट करते हैं तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक क्लोराइड को बताता है, क्योंकि इसका कंपोजिशन का रेंज ही होता है इतना, इसलिए इस तरह से दिखाया जाता है। सिमिलरली जब हॉर्नब्लेंड को आप प्लॉट करोगे ना तो वो भी एक रेंज को बताता है, राइट। तो इसलिए कुछ मिनरल इस तरह से दिखे होते हैं। अब देखो, तो जब इसी तरह डिफरेंट डिफरेंट कंपोजिशन लेके आप ट्राई करना प्लॉट करने की। अगर कहीं दिक्कत आती है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करो, मैं और भी एग्जांपल लेके आपको अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। तो बेसिकली जब आप प्लॉट करोगे तो ये इसका एक स्टैंडर्ड डायग्राम है जहाँ पे ये डिफरेंट डिफरेंट मिनरल प्लॉट होते हैं। ओके, आप कोई भी फार्मूला लेके आप उसको प्लॉट करने की कोशिश करना, और हमेशा ये याद रखना क्वार्ट्ज और पोटेशिक फेल्सपार लिखना आप यहाँ मत भूलना। अब देखो दिस इज, अब नोट में कुछ लिखा हुआ है, एक बार ही पढ़ लो उसे आप। नोट दैट द डायग्राम इज फॉर रेफरेंस ओनली, ओके, इट डज नॉट शो मिनरल असेंबलेजेस इन रॉक बिकॉज देयर इज नो टाई लाइन। अभी तो ये पर्टिकुलर मिनरल को ही बता रहा है ना, कोई सी रॉक के कंपोजिशन को नहीं बता रहा है, राइट। जब हम टाई लाइन से मान लो इसको कनेक्ट करेंगे तो फिर जाके हमें ये वाला जो पूरा एरिया है ये बताएगा कि कौन सा रॉक है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था टाई लाइन से कैसे कंपोजिशन हम डिटरमाइन करते हैं। आई होप वो आपने देखा होगा, तभी इस वीडियो तक पहुँचे होंगे आप, राइट। तो ये किसी मिनरल या रॉक का असेंबलेज नहीं बता रहा है, ओके, दिस इज़ फॉर रेफरेंस ओनली, ओके। अभी देखो, अब इस डायग्राम के ना कुछ ड्रॉबैक्स हैं ACF डायग्राम के, राइट। जैसे कि आप इसमें एल्कली फेल्सपार को प्लॉट नहीं कर सकते, इसलिए इसको यहाँ पे बाहर लिख दिया गया है। अगर एल्कली फेल्सपार या पोटेशिक रिच कोई मिनरल होगा तो उसको किधर प्लॉट करेंगे, क्योंकि के वाला तो एक्सिस है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो इसके अलावा और कुछ ड्रॉबैक्स हैं जिसके वजह से नेक्स्ट डायग्राम जो है AFM डायग्राम बनाया गया है ना, इसके कुछ ड्रॉबैक्स को कम करने के लिए, राइट। तो वो क्या है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो अगर आपने चैनल को नहीं किया है। अगर आपने किया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, काफ़ी मेहनत लगती है ये वीडियो बनाने में। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और कोई चीज़ें समझ में नहीं आई तो प्लीज़ आप कमेंट करो, मैं दोबारा से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।